नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं हिंदी के गद्य भाग का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। और ये एक निबंध है, निबंध विधा के अंदर लिखा गया ये पाठ है। और इसके लेखक है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी ने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद कहानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी योगदान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने न केवल कहानी और उपन्यास में बल्कि निबंध के क्षेत्र में भी अपनी महती भूमिका निभाई है। और उसी कड़ी के अंतर्गत एक उनका निबंध है जो विचारात्मक निबंध है। हमें विचार करने के लिए छोड़ जाता है ये निबंध कि हम सोचें, विचार करें कि हमारे समाज में या हमारी जो व्यवस्था है उसमें ऐसा क्यों है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी है वो किस ओर बढ़ रही है, आधुनिकता के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं। इन बातों को बताने का प्रयास इन्होंने अपने इस निबंध में किया है। आइए हम जानते हैं लेखक जैनेंद्र कुमार जी का एक थोड़ा सा परिचय यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसको समझेंगे आप। लेखक जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ। बहुत ही सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश अपने साहित्य के अंदर की है। बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में। उसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ आप लोग समझेंगे कौन कौन सी है। उनकी रचनाएं हैं त्यागपत्र, परख, सुनीता। ये उपन्यास है इनके खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। एक महान साहित्यकार सन 1990 में हमसे विदा लेकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन हिंदी साहित्य संसार को बहुत कुछ दे गए हैं। इस निबंध जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बाजार दर्शन, इस निबंध के जो शैक्षणिक बिंदु हैं, यानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, या इस पाठ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर लेखक ने हमें दी है, उसमें क्या क्या है हम समझेंगे थोड़ा सा। पहली बात, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया निबंध है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक विचारात्मक निबंध है, तो वैचारिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया निबंध है, यानी सोचने विचारने को मजबूर करता है हमें। हमारी जो सोच है वो किस प्रकार की हो गई है, इसको बताने का प्रयास किया। एक मनुष्य की सोच कैसी है समाज के अंदर। दूसरी बात है, लेखक के अनुभवों की सार्थकता है इसके अंदर। यहाँ लेखक ने खुद अपने अनुभव रखे हैं, चाहे अपने मित्रों के अनुभव हैं, चाहे अपने किसी चिर परिचित व्यक्ति के जो अनुभव हैं, उनको यहाँ रख करके ये बताने का प्रयास किया है कि आज का जो बाजार है हमारा, वो किस प्रकार हमें अपनी आधुनिकता की गिरफ्त में ले रहा है और किस प्रकार हम बाजार के जादू के अंदर, बाजार के जाल में फंसते जा रहे हैं, जहाँ केवल और केवल लोभ और लालच दिखाई देता है और दिखावे की जो प्रवृत्ति है। एक दौर चला है जिसको हम कह सकते हैं उपभोक्तावाद का दौर, या जिसको बाजारवाद का दौर कह सकते हैं, यानी जिसके अंदर केवल और केवल हम खरीदना चाहते हैं, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या न हो। बाजार से, बाजार को हमने ये समझ लिया है कि ये केवल हमारे लिए बना है, और जितनी भी वस्तुएं वहाँ दिखाई देती है हम सोचते हैं कि ये अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास बहुत कम है। अगली बात यहाँ पर रखी गई है वो है बाजार के पोषण करने वाले विविध तत्वों का वर्णन किया गया है। बाजार को पोषण देते हैं, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो बेचक हो, इसके अलावा चाहे वो उत्पाद हो, जितने भी जो भी उत्पाद होते हैं वो सब किस प्रकार से बाजार को पोषण देते हैं। इसके अलावा बाजार को पोषण, जो हमारा पैसा है जिसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र है, वो बाजार को कैसे पोषण देता है। इन सब बातों को इस निबंध के अंदर जैनेंद्र जी ने रखा है। इसके अलावा जो एक और बात रखी है वो दैनिक जीवन के विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों का उद्घोष किया है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या होने चाहिए, हम किस प्रकार से
संतोषी व्यक्ति हों, हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, लोभ, मोह इस प्रकार की बातें न हों, तो जीवन हमारा अच्छा होगा और हम बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। हम जो बाजार है हमारा हमारा जो वाणिज्यिक क्षेत्र है उसको हम किस प्रकार सार्थकता दे सकते हैं, ये यहाँ पर लेखक ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। बाजार दर्शन पाठ को हम बढ़ाएंगे आगे, तो कुछ शिक्षण बिंदुओं के आधार पर इसको आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें रखी गई है। तो यहाँ पर बाजार दर्शन जो पाठ है उसमें बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति और दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास लेखक जैनेंद्र जी ने किया है। दो मित्रों का उदाहरण दिया है उन्होंने कहा कि मेरे दो मित्र हैं और उनकी मैं बात बताता हूँ आपको, बाजार से संबंधित बात बता रहे हैं वो, कि किस प्रकार खरीद क्षमता या दिखावा जो करते हैं उसके बारे में कुछ है। तो पहला मित्र जो है उसका उदाहरण दिया उन्होंने कि वो अपनी पत्नी के साथ कोई मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ खरीद कर ले आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बंडल उठा कर ले आते हैं, ढेरों। ये देखकर लेखक कह रहा है, मैं पूछता हूँ उनसे कि ये इतना कैसे ले आए, तो वो आरोप लगाते हैं कि ये जो साथ थी, अर्थात पत्नी साथ थी इसलिए ले आए, अर्थात खुद नहीं खरीदते, पत्नी ज़्यादा खरीदती है, ये उनका कहना है। एक तरह से पत्नी पर तो आरोप लगा रहे हैं, बल्कि पैसे का दिखावा करते हैं। ये पहली बात है, पहले मित्र ऐसे हैं। एक दूसरे मित्र की वो घटना बताते हैं कि वो मित्र सुबह के बाजार गए हुए शाम को लौटे और कुछ लेने ही गए होंगे। पूछने पर बताया उन्होंने कि सारी चीज़ें, कि आप कुछ लाए क्यों नहीं, खाली कैसे आ गए, कुछ नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ, इसलिए कुछ नहीं ले पाया। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी हमारे समाज के अंदर है जो बाजार जाते हैं दूसरे तरीके। तो इन दो घटनाओं से या दो मित्रों की इस बात से हमें क्या पता चलता है, सार यही निकलता है। लेखक कहते हैं कि बाजार को सही सार्थकता या सही समझ कौन दे सकता है, वही व्यक्ति दे सकता है जो अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह से जानता हो, और जो ज़रूरतों को नहीं जानता है वो या तो खाली आ जाएगा या फिर बहुत सारा उठाकर ले आएगा। इस निबंध के अंदर लेखक जैनेंद्र जी ने बाजार गए हुए व्यक्ति के 3 प्रकार के मन का उल्लेख किया है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हमारा मन 3 प्रकार का रहता है। एक है मन खाली होना, पहली बात उन्होंने बताई है मन का खाली होना। ये जो बात कही है पहली बात, मन का खाली होना। मन के खाली होने का मतलब क्या बताया कि मन में कोई निश्चित वस्तु खरीदने का जब लक्ष्य नहीं होता है, हम बिना उद्देश्य के जब बाजार जाते हैं तब व्यर्थ की चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, अर्थात हमारा मन खाली है, हमें नहीं पता हमें क्या लेना है। दूसरी बात जो यहाँ पर जैनेंद्र जी ने बताई है वो है कि मन भरा होना, और ये सबसे अच्छा मन होता है। जैनेंद्र जी ने यही कहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति सबसे अच्छे मन वाले व्यक्ति होते हैं, यानी इनके मन में एक लक्ष्य होता है कि मुझे क्या लाना है और बाजार से कौन सी वस्तु खरीदनी है, आवश्यक चीज़ को ही वो खरीद करके बाजार को सार्थकता देते हैं। घर से तय करके जाते हैं ऐसे लोग कि मुझे क्या क्या लाना है और वही लेकर आते हैं। तीसरे प्रकार के मन वाले व्यक्ति होते हैं जिनका होता है मन बंद मन होना, यानी मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होना, सामान घर में नहीं है तो भी नहीं लाएंगे, अर्थात बिल्कुल मन शून्य है इनका। और ऐसे व्यक्ति बाजार के लिए नुकसानदायक हैं, खुद के लिए भी नुकसानदायक हैं। एक इस प्रकार वाले, ये मन बंद वाले, और एक मन खाली वाले, ये व्यक्ति नुकसानदायक है। सबसे अच्छे व्यक्ति हैं मन भरे होने वाले। इसके अंदर जब हम देखते हैं कि बाजार का जादू किस पर सबसे ज़्यादा असर करता है, सबसे ज़्यादा असर करता है ऊपर वाला, सबसे पहले वाला मन जिसका खाली है, खाली मन वाला, उस पर बाजार का जादू असर करेगा। बाजार सजा हुआ पड़ा है तो वह कुछ न कुछ लाएगा वहाँ से। अब एक बात आती है परचेजिंग पावर। यहाँ पर लेखक ने परचेजिंग पावर का उल्लेख भी किया है इस निबंध के अंदर कि परचेजिंग पावर क्या है, यानी ये खरीद की शक्ति होती है।
और हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है, मन के अनुसार होती है खरीद की शक्ति। परचेजिंग पावर के घमंड में व्यक्ति दिखावे के लिए आवश्यकता से अधिक खरीदारी करता है और बाजार को शैतानी और व्यंग्य शक्ति दे जाता है। ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कौन से वाले लोग? जो परचेजिंग पावर दिखाते हैं। अगली बात है, एक उदाहरण लिया है उन्होंने इस निबंध के अंदर, एक और उदाहरण दिया है कि देखिए, केवल ऐसे लोग ही नहीं होते जिनका मन खाली होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मन भरा हुआ भी होता है। इनके एक जानने वाले हैं भगत जी। जैनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे एक जानने वाले भगत जी हैं जिनको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, और वो भगत जी चूरन बेचते हैं। मीठा जो खाने का खट्टा मीठा चूरन होता है, बस उनको बेचने का उनका एक काम है, छोटा मोटा, उसको करते हैं वो। उसी से उनकी आजीविका है, यानी वो अपना पेट पालन करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं। तो ऐसे भगत जी का उदाहरण यहाँ इन्होंने दिया है एक। तो भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मबल के धनी हैं। आत्मा का बल है उनके पास, आत्मा जैसे कहती है वैसा सुनते हैं वो। आदर्श ग्राहक भी है और आदर्श बेचक भी है वो। पैसे की व्यंग्य शक्ति उन पर कोई असर नहीं करती है। भगत जी के मन में सांसारिक आकर्षणों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई लालच नहीं है। वे संचय, लालच और दिखावे से बिल्कुल दूर हैं। पंसारी की दुकान जाते हैं, पंसारी की दुकान जिसमें सामान्य परचून का सामान और छोटी मोटी अन्य चीज़ें मिल जाती है, उसको पंसारी की दुकान कहा गया। पंसारी की दुकान वो जाते हैं, लेकिन वहाँ से केवल और केवल अपने मतलब की चीज़ जो चूरन बनाने के लिए उनको चाहिए वो है जीरा और नमक, वो लेकर आते हैं वो। और पूरा का पूरा बाजार चलते हुए आते हैं, लेकिन बस सराहना करते हुए आ जाते हैं कि बहुत अच्छा बाजार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जी माए वो उठा लाए, नहीं। निश्चित समय पर चूरन बनाकर बेचते हैं। 6 आने की जब कमाई हो जाती है तो बस चूरन बेचना, उसी वक्त बंद करके अपना सामान उठा करके जो बचा हुआ चूरन होता है बच्चों को बांट कर आ जाते हैं। अर्थात इतने संतोषी व्यक्ति है कि थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा नहीं कमाना चाहते वो। बाजार की चमक दमक से आकर्षित नहीं होते हैं। समाज को संतोषी जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। अर्थात जीवन ऐसा भी होना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस निबंध के अंदर बाजार बताया है जैनेंद्र जी ने कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अमूमन बाजार हमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार का बाजार बताया इस निबंध के अंदर। पहला है मॉल संस्कृति, जो आधुनिक बाजार जिनको नाम दिया गया है, एक बड़े मॉल होते हैं। मॉल की संस्कृति में एक ही छत के नीचे सारी वस्तुएं मिल जाती है हमें, और हमें खुद उठानी पड़ती है। एक ट्रॉली लेकर के जाते हैं और वहाँ से सामान पड़ा होता है, रेट लगी होती है, वहाँ से उठा कर हम ट्रॉली में डालते हैं और काउंटर पर आकर पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह का जो बाजार है उसके अंदर ज़्यादातर उच्च वर्ग के ग्राहक या उच्च मध्यम वर्ग के ग्राहक जाते हैं, और यहाँ इतना सजाकर सामान रखा जाता है कि सामान न लाने की इच्छा भी होती है तो मजबूरन लोग ले आते हैं। दूसरा बाजार है, जैसा कि यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है, इधर ये ऊपर वाले चित्र में ये मॉल संस्कृति है। सामान्य बाजार कैसा होता है? इसमें लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं, यानी सड़क के दोनों तरफ बाजार की दुकानें होती है, और यहाँ जो आकर्षण होता है वो कम होता है थोड़ा मॉल से। इस प्रकार के बाजारों के अंदर ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं या उच्च निम्न वर्ग के लोग थोड़े चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बाजार है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है, तो यहाँ पर दिखावा जो है वो थोड़ा कम होता है। तीसरे प्रकार का जो बाजार है वो हाट संस्कृति है। ये अस्थायी बाजार होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें दुकानदार क्या होता है कि सामान घर से या कहीं से लेकर आता है तो और दिन भर बैठता है और शाम को पूरा का पूरा सामान उठाकर अपने ले जाता है, अर्थात वहाँ अब कोई दुकान नहीं रही। इस प्रकार का जो बाजार होता है वहाँ पर ज़्यादातर ग्राहक निम्न वर्ग के लोग होते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर जो सामान है उसका जो बेचान होता है, जो बेचते हैं सामान, वो भी एक तरह से सामान्य परिवारों के लोग होते हैं। उनके पास ज़्यादा इतना व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो इस 3 प्रकार के बाजार जो हमें दिखाए गए हैं, इसके अंदर हमें
सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर, एक प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर किस में दिखाई देगी? तो ऊपर ही ऊपर वाला जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, यानी मॉल संस्कृति में, मॉल वाला जो बाजार है इसमें परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी लोग इसमें ज़्यादा खरीदते हैं। और इसमें वस्तुओं को कुछ इस तरह से सजा कर रखा जाता है ना, इसलिए ज़्यादा खरीद लेते हैं, ग्राहक उसे खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। लेखक ने यही बात कही है हमें। और इसके अलावा यहाँ पर बाजार को जादू कहा गया है, बाजार के अंदर एक जादू होता है। निबंधकार जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि बाजार के अंदर एक जादू होता है, और ये जादू होता है रूप का जादू। ये कोई नज़रों का जादू, ये कोई धोखे का जादू या फिर कोई दिखावे का, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये रूप का जादू है, यानी जैसा दिखता है उसके अनुसार हम उसके जाल में फंसते जाते हैं। रूप का जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है, जेब हमारी भरी हो और मन खाली हो। ये शर्त है, एक ध्यान रखिएगा कि कब ये सबसे ज़्यादा काम करता है, जेब हमारी भरी हो और मन बिल्कुल खाली हो। मन खाली काम का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खाली मन वाला कुछ भी खरीद लाता है, और जेब अगर उसके पास भरी हुई तो और ज़्यादा खरीदेगा। अगर उसके पास जेब खाली भी है ना तो भी उधार लेकर खरीद लेगा, क्योंकि उसका मन खाली है। मन खाली है और जेब भरी है तो सबसे ज़्यादा असर करेगा ये। अब दो बातें आती है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है किसी व्यक्ति पर तब उसकी स्थिति क्या होती है, और जादू जब बाजार का उतरता है तब स्थिति क्या होती है। ये जैनेंद्र जी ने विशेष यहाँ पर ध्यान देते हुए बताया हमें। जादू, बाजार का जादू जब किसी व्यक्ति पर चढ़ता है तब क्या होगा? बाजार का जब जादू चढ़ेगा तो वह बाजार के मोह जाल में फंसेगा और सजी धजी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको खरीदने की कोशिश करेगा, और जो जरूरी नहीं है, घर में आवश्यकता भी नहीं है, उनको भी खरीद कर ले आएगा। और जब बाजार का जादू उतरेगा, उतरेगा कब? घर आने पर उतरता है बाजार का जादू, जब जेब खाली हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। और इसके अलावा जब वो सामान पड़ा पड़ा 2-3 दिन हो जाते हैं और कोई काम ही नहीं आता है, तब उसको क्या लगता है? जादू जब उतरता है तो उसे ज्ञात होता है कि जो आराम के लिए वस्तुएं खरीदी थी, उल्टा वो तो आराम में खलल डाल रही है, अर्थात वो बाधा ही डाल रही है, वो कोई काम की नहीं है। मैंने क्यों खरीद ली? पछतावा होता है उसको। अब एक प्रश्न उठाया है जैनेंद्र जी ने कि बाजारूपन क्या है। बाजार का बाजारूपन जो है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि बाजार में बाजारूपन कैसे बढ़ जाता है। बाजार तो हमारी सुविधा के लिए है, आवश्यकता के लिए है, लेकिन उसके अंदर जो बाजारूपन की स्थिति है वो कैसे बढ़ जाती है। तो जैनेंद्र जी ने यहाँ बताने का प्रयास किया कि बाजार में जब कपट बढ़ जाए, शोषण बढ़ने लग जाए, खरीदार अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में बाजार जाए और खरीदारी करे, परस्पर भाईचारा खत्म हो जाए, खरीदार और दुकानदार एक दूसरे को ठगने में लगे रहें, एक की हानि में दूसरा अपना लाभ सोचने लग जाए, तो बाजार में बाजारूपन बढ़ता है। इसी को बाजारूपन कहते हैं। और ये बाजार का जो अर्थशास्त्र होता है, जिस पर बाजार चलता है, उसमें फिर अर्थशास्त्र नहीं रहता, अनीति शास्त्र हो जाता है, अन्याय चलता है वहाँ पर। अब कुछ भाषा का जो प्रयोग यहाँ पर जैनेंद्र जी ने किया है, थोड़ा विशिष्ट प्रयोग किया, आपने देखे होंगे। कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं, कुछ तत्सम शब्द भी आए हैं, कुछ देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो निबंध के अनुकूल भाषा का प्रयोग जैनेंद्र जी ने किया है। कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ देखेंगे। परचेजिंग पावर है खरीदने की शक्ति। असबाब शब्द है एक, जिसका मतलब है सामान, उर्दू शब्दावली असबाब। स्पृहा, स्पृहा का मतलब है इच्छा। अकिंचित कर एक शब्द है जिसका मतलब है अर्थहीन। एक शब्द है नाचीज, महत्वहीन, तुच्छ, सामान्य। एक शब्द है पेशगी। पेशगी का मतलब होता है अग्रिम, एडवांस कह सकते हैं इंग्लिश में। पेशगी अग्रिम राशि। इस निबंध की जो शैली है एक तरह से विचारात्मक है, चिंतन प्रधान है, उपदेशात्मक है, प्रतीकात्मक है। इस शैली में निबंध लिखने का प्रयास किया है। अब हम जाने कि कितना समझ में आ गया आप लोगों को। तो उसके लिए हमने 3 प्रश्न रखे हैं। 3 प्रश्नों के माध्यम से हम उनके उत्तर साथ साथ में देखते जाएंगे। पुनरावृत्ति है, थोड़ी सी पाठ की हो जाएगी। परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है? प्रश्न किया गया है, परचेजिंग पावर से क्या मतलब है? यानी खरीदने की शक्ति। बाजार में अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, फिजूल सामान खरीदना परचेजिंग पावर दिखलाता है।
दूसरा प्रश्न है, लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा है? लेखक ने पैसे को कि पैसा पावर है, बाजार में दिखता है। इसका उत्तर ये रख सकते हैं, पैसा होने से व्यक्ति की खरीद क्षमता बढ़ती है। खरीद क्षमता बढ़ने पर व्यक्ति नई नई चीज़ों को देखता है, बाजार के आकर्षण में खोता है, वह बिना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है, उसका सामाजिक रुतबा निर्धारित भी होता है, उसके ज़मीन जायदाद उसके पैसे की ताकत को यह दर्शाता है। इसलिए लेखक ने पैसे को पावर कहा है। एक और प्रश्न है कि बाजारूपन से क्या मतलब है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं? यहाँ दो प्रश्न हैं छोटे छोटे एक साथ मिले हुए हैं। तो पहले भाग का हम उत्तर देख रहे हैं कि बाजारूपन क्या है। छल कपट का बढ़ना बाजार के अंदर, सद्भाव का घटना, सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई नहीं रहता है, सुहृद भी नहीं रहता है, पड़ोसी अच्छे नहीं रह जाते हम, क्योंकि हमें ईर्ष्या होती है एक दूसरे की, इनके यहाँ इतना सामान आ गया मेरे यहाँ क्यों नहीं है। आपस में हम कोरे ग्राहक और बेचक हो जाते हैं। दुकानदार, वो भाईचारा नहीं रहता दुकानदार के साथ हमारा, और दुकानदार का हमसे नहीं रहता है, फिर एक दूसरे को ठगने की कोशिश में रहते हैं। तो इसको बाजारूपन कहा गया है। और बाजार को सार्थकता कौन देते हैं? भगत जी जैसे लोग, वही भगत जी जो चूरन बेचते हैं, संतोषी व्यक्ति हैं बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए समाज के अंदर, तभी बाजार हमें लाभ दे सकता है, नहीं तो बाजार हमें ठगेगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे समाज के अंदर। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस पाठ को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है बहुत अच्छा लगा होगा।